फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपकी अपने YouTube चैनल स्टॉक इन फ्यूचर पे, जहां हम मार्केट अपडेट्स, स्टॉक एनालिसिस और बाजार के उतार चढ़ाव के बारे में डिस्कस करते हैं। बीते कुछ सेशन से अगर आपने देखा हो तो मार्केट में काफी गिरावट का माहौल देखने को मिल रहा है, या यूं कहें कि साल 2025 में शायद ही कोई सेशंस रहे होंगे जिसमें हमें अपर मूवमेंट देखने को मिला है, वरना बाजार में लगातार ही गिरावट देखने को मिल रही है। तो आज इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि इस गिरावट के पीछे क्या मुख्य कारण है और ये गिरावट कब तक जारी रहेगी, और सबसे इंपॉर्टेंट कि इस गिरावट के माहौल में हमें और आपको क्या करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं वन बाय वन। सारे एनालिसिस के बाद में जो तथ्य सामने आया है वो ये है कि इस गिरावट का जो मुख्य कारण है वो है इकोनॉमिक स्लो डाउन। जी हाँ, आजकल ये टॉपिक ट्रेंडिंग में है कि भारत की इकोनॉमी स्लो हो रही है। समझिए आप, साल 2024 का जो फाइनेंशियल ईयर है उसकी जो जीडीपी ग्रोथ थी वो 8.2% थी, और यही फाइनेंशियल ईयर 2025 में आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी जो आई थी लास्ट में, उसमें इसने घटाकर 6.4% पर ला दिया था, और मार्केट एडजस्टमेंट के चलते हुए 0.2 से और घटाकर ये 6.2% पे आ गई। तो आप खुद ही कंपैरिजन कर लीजिए कि साल 2024 में जबकि ये 8.2% पे थी, वही इस साल ये 6.2% पे है, तो 2% से ये नीचे आ गई है। तो जाहिर है इकोनॉमिक स्लो डाउन तो है ही। अब बात करते हैं नॉमिनल ग्रोथ की, जिसका एस्टिमेट 9.7% का है, और यही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले समझते हैं नॉमिनल ग्रोथ क्या है। नॉमिनल ग्रोथ, अगर आप जीडीपी में इन्फ्लेशन को ऐड करिए तो रियल अर्निंग्स आ जाती हैं, वही नॉमिनल ग्रोथ होती है, और यही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फाइनेंशियल ईयर 2024 की बात करें तो नॉमिनल ग्रोथ 9.6% से 9.7% तक बढ़ने का अनुमान था, और अगर आपने ध्यान दिया हो तो निफ्टी भी 9.7% के ही रिटर्न दिया था। तो यानी कि जो निफ्टी है वो अर्निंग्स को ही प्राइस इन करता है। बजट में सरकार ने 10.5% की नॉमिनल ग्रोथ का एस्टिमेट दिया था, लेकिन मार्केट इसे ऑलरेडी डाइजेस्ट कर चुका है। यानी कि जब ये अनाउंसमेंट आई थी तभी मार्केट इस पे अपनी रिएक्शन दे चुका है, तो अभी तो इसका कोई भी रिएक्शन देखने को नहीं मिलेगा। तो ओवरऑल जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि भारत की इकोनॉमी स्लो हो रही है, यानी कि इकोनॉमिक स्लो डाउन है। लेकिन इस टाइम का जो सबसे बड़ा रिस्क है वो है स्टैगफ्लेशन का, यानी आपकी इकोनॉमी स्टैग्नेंट है लेकिन इन्फ्लेशन आपका इंटैक्ट है। आपकी इकोनॉमी तो स्टैग्नेंट है लेकिन इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है, जो कि मार्केट के लिए अच्छा नहीं है। इट मींस कि अगर 10% नॉमिनल ग्रोथ है और उसमें 4 से 5% इन्फ्लेशन का है तो ये अच्छा नहीं माना जाएगा, इसे खराब माना जाएगा। तो इस समय जो जरूरी है, एक ड्रीम फेज की जरूरत है। जो ड्रीम फेज था कि 7 से 8% आपकी जीडीपी है और 4 से 5% इन्फ्लेशन, वो फेज चाहिए इस समय मार्केट को। और इसलिए मार्केट की दरकार है जो वो सरकार से कुछ बहुत बड़ा करने की है, और यही रीजन है कि इस बार के बजट को मेक और ब्रेक बजट माना जा रहा है। अब अगर सरकार कुछ अच्छा कुछ बड़ा लेकर के आती है बजट में, तब तो मार्केट में एक बाउंस बैक देखने को मिलेगा। लेकिन अगर सरकार कुछ अच्छा लेकर के नहीं आती है तो मार्केट क्रैश भी आ सकता है, या फिर आपको ये जो गिरावट है ये अगले 4-6 महीने के लिए और देखने को मिल सकती है। तो जरूरी है ये देखना कि सरकार किसको प्रायोरिटी देती है, ग्रोथ को या फिर फिस्कल डिसिप्लिन को। तो ये तो था हमारा पहला रीजन इस गिरावट का कि भारत की इकोनॉमी जो है वो स्लो डाउन हो रही है। दूसरा रीजन क्या है इस गिरावट का, वो है एफआईआईज की सेलिंग। एफआईआई यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, जो भारत की इकोनॉमी पे काफी भरोसा जताते थे और बढ़ चढ़ करके इन्वेस्टमेंट करते थे, बीते कुछ महीनों से एफआईआईज लगातार सेलिंग कर रहे हैं, और ये सबसे बड़ा रीजन है इस भारी गिरावट का। अब सवाल ये उठता है कि एफआईआईज इतनी सेलिंग क्यों कर रहे हैं। तो समझिए, इकोनॉमिक स्लो डाउन तो है ही, ये तो रीजन है ही एफआईआईज की सेलिंग का। दूसरा कि अमेरिका की जो बॉन्ड यील्ड है वो 5.5% तक बढ़ने का अनुमान है। तो अब जब उन्हें अपनी ही मार्केट में बिना कुछ किए इतना रिटर्न मिल रहा है जो कि सेफ इन्वेस्टमेंट है, तो वो रिस्की मार्केट में क्यों इन्वेस्ट करेंगे। जी हाँ, क्योंकि भारत की जो मार्केट है वो इमर्जिंग मार्केट है, तो उसे हम रिस्की ही कहते हैं। तो जब उन्हें अपने ही देश में 9 से 10% का सेफ इन्वेस्टमेंट करके रिटर्न मिल रहा है तो वो रिस्की मार्केट में क्यों इन्वेस्ट करेंगे। भाई कोई भी हो, चाहे हम हो या आप हो या कोई बड़ा इन्वेस्टर क्यों ना हो,
वो मार्केट में पैसा क्यों डालता है? पैसा बनाने के लिए और बड़ा पैसा बनाने के लिए। तो वो रिस्क की मार्केट में अगर पैसा डालेगा तो एक बड़ा बेनिफिट के लिए डालेगा, 4 से 5% के रिटर्न के लिए नहीं डालेगा, क्योंकि उससे तो ज्यादा उसे एफडी में मिल जा रहा है और उन्हें उनकी खुद की मार्केट में 9 से 10% का रिटर्न मिल रहा है। तो ये बहुत बड़ा रीजन है कि एफआईआई सेलिंग कर रहे हैं। मोर ओवर, हमारी जो इंडियन करेंसी है वो साल दर साल 3 से 4% डिप्रिशिएट करती है। तो इसमें से आप डॉलर इक्वेशन हटाइए, यानी कि जो भी एफआईआई की अर्निंग्स है उसमें से रूपी डिप्रिसिएशन को निकाल दीजिए, क्योंकि वो तो इन्वेस्ट करते हैं डॉलर में, तो ये जो रूपी का डिप्रिसिएशन है इसको हटाया जाएगा। उसके बाद भी जो बचता है उसमें भी अब टैक्स लगा दिया है गवर्नमेंट ने। पहले एफआईआई की जो अर्निंग्स थी उन्हें टैक्स नहीं देना पड़ता था, पर अब वो भी टैक्सेबल है। तो भाई हम एफआईआई को क्यों ब्लेम करें? भाई उनके पास जब कुछ बच ही नहीं रहा है, अच्छे रिटर्न्स नहीं मिलेंगे, तो वो तो सेलिंग करेंगे ही। कोई भी हो, हम या आप, कोई भी हो इस जगह पे, वो सेलिंग ही करेगा, वो भी यही करेगा, क्योंकि एफआईआई 6% पैसा बनाने के लिए बाजार में नहीं आया है। उससे ज्यादा रिटर्न तो एफडी में मिल जाता है। जब उन्हें अपनी ही मार्केट से 9-10% का रिटर्न मिल रहा है तो जाहिर है कि वो रिस्की मार्केट में पैसा इन्वेस्ट नहीं करेंगे। लेकिन ये भी तय है कि एफआईआई इंडियन मार्केट में वापस जरूर आएंगे, लेकिन कब? जब उन्हें पिक्चर क्लियर होगी। और ये पिक्चर कब क्लियर होगी? होपफुली कि बजट आने के बाद कुछ तस्वीर साफ होगी। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें डीआईआईस की, यानी कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की, तो वो लगातार बाइंग कर रहे हैं। एक रीजन है कि पिछले 9 सालों में डीआईआईस ने नेगेटिव ईयर नहीं देखा है, यानी कि हमेशा इनका एक पॉजिटिव ही रहा है, इनकी अर्निंग्स हमेशा पॉजिटिव रही है। लेकिन लोगों का मानना है कि साल 2025 डीआईआईस के लिए नेगेटिव हो सकता है। ये मैं डराने के लिए नहीं कह रही हूं, पर जो भी इस समय आंकड़े हैं या जो भी बाजार की स्थिति है उसको देखते हुए यही लग रहा है कि अगर सरकार इस बजट में कुछ बड़ा लेकर नहीं आई तो ये साल डीआईआईस के लिए भी नेगेटिव हो सकता है। तो दोस्तों, सारा ही कुछ डिपेंड कर रहा है आने वाले बजट पे कि सरकार क्या कर रही है। क्या सरकार कुछ बड़ा करने की प्लानिंग कर रही है या नहीं? सरकार ग्रोथ को प्रायोरिटी देगी या फिस्कल डिसिप्लिन को, ये देखना है। होपफुली कि बाजार कुछ अच्छा लेकर के आए और बाजार में एक बाउंस बैक देखने को मिले, ताकि हम इन्वेस्टर्स को राहत मिले। एंड नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि इस माहौल में हमें और आपको क्या करना चाहिए। तो मेरी राय में तो जो सेफ इन्वेस्टर्स हैं, जो रिस्क लेने की कैपेसिटी नहीं रखते हैं, उन्हें पेशेंटली वेट करना चाहिए मार्केट में एक बाउंस बैक आने का। उससे पहले वो कुछ भी ना करे, ना कोई बिकवाली करे और ना ही कोई फ्रेश बाइंग करे, क्योंकि मार्केट किस तरफ जाएगी, किस डायरेक्शन में जाएगी, ये अभी कोई नहीं कह सकता है। तो जो सेफ इन्वेस्टर्स हैं उनको पेशेंटली वेट ही करना चाहिए। लेकिन जो एग्रेसिव इन्वेस्टर्स हैं, यानी कि जो रिस्क लेने की कैपेसिटी रखते हैं, उनके लिए ये एक अपॉर्चुनिटी भी है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो फंडामेंटली स्ट्रांग हैं, जिनकी ऑर्डर बुक बहुत अच्छी है, टेक्निकल चार्ट पैटर्न भी अच्छा है, लेकिन वो इस गिरावट के चलते काफी करेक्ट हो गए हैं। बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो 25, 30 और 40% तक करेक्ट हो गए हैं। तो उन इन्वेस्टर्स के लिए ये एक अपॉर्चुनिटी भी है कि वो अपना पैसा लगा सकते हैं, लेकिन वही जो रिस्क लेने की कैपेसिटी रखते हैं, क्योंकि ये उनके लिए अगर मार्केट में कोई बाउंस बैक आता है तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है अच्छी अर्निंग्स करने की। तो सबसे ज्यादा यही जरूरी है कि जो सेफ इन्वेस्टर्स हैं वो वेट करें, जो रिस्क लेने की कैपेसिटी रखते हैं वो चंक्स में अच्छी कंपनीज में जो फंडामेंटली स्ट्रांग है और जिनका टेक्निकल अच्छा है, जिनकी ऑर्डर बुक अच्छी है, उनको उनमें वो चंक्स में बाय कर सकते हैं टाइम टू टाइम। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी तरफ से एक छोटी सी वीडियो जो मार्केट को अपडेट्स को लेकर थी। शायद आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो कमेंट में जरूर हमें बताइए और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपका प्यार यूं ही बनाए रखिए। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।